फॉरेस्ट की अगर बात करें तो फॉरेस्ट को जो है वो दो कैटेगरीज पर डिवाइड किया जाता है। एक कहलाते हैं प्रोडक्टिव फॉरेस्ट और दूसरे कहलाते हैं प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। प्रोडक्टिव फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट हैं कि जब ये दुनिया बनी तो बाय नेचर जो ट्रीज यहाँ पर अवेलेबल थे वो प्रोडक्टिव फॉरेस्ट कहलाते। और अगर किसी ओपन एरिया ऑफ लैंड पर ट्रीज को ग्रो किया जाए, जहाँ पहले जंगल नहीं था, और उस जगह को ट्रीज ग्रो करके जंगल में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, तो वो कहलाते हैं प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। ठीक है ना। प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट की एक बड़ी अच्छी मिसाल है छांगा मांगा, जो कि लाहौर में है। वो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट की एक अच्छी एग्जांपल है, जिसको आप लोग लिख सकते हैं और जहन में भी रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा फॉरेस्ट के चैप्टर को जब स्टडी करते हैं तो ये याद रखिएगा कि फॉरेस्ट के बेनिफिट्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक कैटेगरी है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स की और एक कैटेगरी है इकोनॉमिक बेनिफिट्स की। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स की अगर बात करूं तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स में हमने कहा जी ट्रीज ग्रो करने से सीनिक ब्यूटी आ जाएगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, और ट्रीज के ग्रो करने से क्लाइमेट रेगुलेट होगा, शेड मिलेगा, गर्मी ज्यादा नहीं होगी, रेनफॉल होगी, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। ठीक है। और फॉरेस्ट की जो वो होती हैं, रूट्स होती हैं ट्रीज की, वो सॉइल को पकड़ कर रखती हैं, तो सॉइल इरोड नहीं होता, तो सॉइल इरोजन नहीं होती। ये तो इन्वायरमेंट के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो दीज आर बेसिकली द इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। लेकिन इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के साथ साथ देर आर सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स एज वेल। अच्छा, सवाल अलग अलग बन सकता है आपके पास कि वो फॉरेस्ट के इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स या इकोनॉमिक बेनिफिट्स अलग पूछ सकता है। इकोनॉमिक का मतलब है कि आप पैसा कैसे कमा सकते हैं फॉरेस्ट से। तो उसके अंदर ये है कि भाई वुड कैन बी ऑब्टेन्ड, जो कि रॉ मटेरियल के तौर पर यूज की जा सकती है। और जहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं वहाँ टूरिज्म इंक्रीज होता है, उससे इनकम आ सकती है। मेडिसिन्स मिलती हैं ट्रीज से, जिनको बेचा जा सकता है। ठीक है। या ट्रीज कैन बी यूज टू टर्न एन एरिया इनटू अ नेशनल पार्क। ठीक है, जहाँ से टूरिस्ट फी कलेक्ट की जा सकती है। एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को मिल रही होती है फॉरेस्ट से। तो ये जो है बेसिकली फॉरेस्ट के एडवांटेजेस में जो है इसको क्लासिफाई किया जाता है जब इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये दो चीजें हैं। अच्छा, एक सवाल ये एक दो दफा आ चुका है, और ये सवाल कहता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट। भाई ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है वो फॉरेस्ट की ग्रोथ इफेक्ट होती है। तो भाई देखें, फॉरेस्ट की ग्रोथ इफेक्ट होती है क्लाइमेट से, रेनफॉल से, टेम्परेचर से, फ्लैट लैंड से। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर डेजर्ट के जो ट्रीज होते हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो ग्रीन नहीं होते, क्योंकि वहाँ रेनफॉल नहीं है, टेम्परेचर हार्श है। पंजाब की साइड पर इंडस प्लेन पर लैंड फर्टाइल है, फ्लैट लैंड है, रेनफॉल भी अवेलेबल है, तो वहाँ के ट्रीज एवरग्रीन टाइप के होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, डेंस होते हैं, थिक उनकी बार्क होती है। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है इन फिजिकल फैक्टर्स पे कि फॉरेस्ट किस तरह का होगा। तो ये चार फिजिकल फैक्टर्स हैं, अगर वो आपसे पूछता है एग्जाम में तो आप लोग फिजिकल फैक्टर्स को लिख सकते हैं। उसके साथ ये है कि फर्दर आप लोग फिजिकल फैक्टर्स को लिखने के साथ साथ जो है वो आप बात कर सकते हैं कि भाई बेसिकली किसी फॉरेस्ट का नाम ले लें अगर, तो वो और ज्यादा सही अंदाज में जो है वो समझ में आ जाएगा, तो उस तरह उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास बात है बेसिकली वो है कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन की। ये आपके एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट टॉपिक है कि डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रही है, व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन। रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन की अगर बात करूं तो अर्बनाइजेशन, घर बन रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज लगानी है, या वुड चाहिए रॉ मटेरियल के तौर पर, फर्नीचर मेकिंग के तौर पर। ठीक है। या फिर क्लियरिंग द एरिया ऑफ लैंड फॉर फिश फार्मिंग, या फिर क्लियरिंग द एरिया ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ओवर ग्रेजिंग हो रही है। ठीक है। इन तमाम फैक्टर्स के लिए जो है वो हमें डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है, या डिफॉरेस्टेशन आमतौर पर जो है वो की जा रही होती है। नेचुरल डिजास्टर्स अगर आ जाएं तो भी डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। तो ये रीजन है।
डिफॉरेस्टेशन के किसी भी एरिया में अगर डिफॉरेस्टेशन होती है तो हम कहते हैं कि भाई दीज आर द मेन रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन इन एन एरिया। ये आपके जहन में होने चाहिए, और कम से कम भी कोशिश कीजिएगा कि 3 कॉजेज ऑन एवरेज, 3 कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन जो है वो याद कर लें तो आसानी हो जाएगी। सर जी बोले। सर ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट है कि ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग वो कॉन्सेप्ट कि जब लाइव स्टॉक फार्मिंग पर फॉर्म प्रैक्टिस की जा रही होती है तो उसमें एनिमल्स को जो है उनकी ग्रेजिंग जब की जाती है तो वो इस तरह से बढ़ जाती है कि एनिमल जो है एक्स्ट्रा वुड वगैरह खाना शुरू हो जाते यार असल में जो ये बकरे होते हैं ना, खास तौर पर कैटल, कैटल तो नहीं, खैर गोट्स एंड शीप की अगर बात करें तो ये गोट्स एंड शीप जो है इनका मसला ये है कि इनके खाने की कोई लिमिट नहीं होती है। दे कैन ओवर ईट एट टाइम्स। So once they start overeating, so they eat all of the plants and leaves available in an area, which can turn an area into a desert. ये है डिफोरेस्टेशन का रीजन, कि ये पत्ते ज्यादा खा जाते हैं, इनके खाने की कोई लिमिट ही नहीं है, इनको एहसास ही नहीं होता कि कितना खा रहे हैं। ये गोट्स और शीप का प्रॉब्लम है। तो यहाँ ग्रेजिंग करवाई जाती है ना गोट्स और शीप की, तो अगर ये ओवर ग्रेज कर जाए तो वो एरिया बहुत जल्दी खाली हो जाता है, आपका डिफॉरेस्ट हो जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी प्लांट्स रीग्रो कर नहीं रहे होते जितनी जल्दी ये वहां सब खा जाते हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसके बाद हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन है कि हाईलाइट द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द एनवायरनमेंट। अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन की अगर बात की जाए तो उसके अंदर सबसे पहला इफेक्ट जो डिफॉरेस्टेशन का है वो आता है कि भाई रेनफॉल रिड्यूस हो जाती है आपकी। ये एक मेजर इफेक्ट है इन्वायरमेंट पर अगर डिफॉरेस्टेशन हो रही, क्योंकि जाहिर है, एक मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था, ये पता नहीं या नहीं, ट्रांसपायरेशन का। ट्रांसपायरेशन हम कहते हैं कि ट्रीज की ये जो ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होते हैं, ट्रंक होता है, इसमें वाटर अवेलेबल होता है। ये वाटर एवेपोरेट करता है और इस एवेपोरेट करने से बारिश होती है। तो ये जो एवेपोरेट करने का प्रोसेस है इसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ट्रीज आर अ सोर्स ऑफ रेनफॉल, के भाई दरख्त अगर अवेलेबल होते हैं तो दरख्तों की अवेलेबिलिटी की वजह से बारिश होती है। तो सबसे पहले तो अगर दरख्त नहीं है तो बारिश नहीं होगी। दूसरा ये है कि दरख्त नहीं है तो फ्लड आने का चांसेस बढ़ जाते हैं, कि क्योंकि दरख्त थे तो वो पानी को रोकते, रेजिस्ट करते। अब दरख्त ही नहीं है तो पानी को रोकेगा कौन भाई। अच्छा, फिर ये कि टेम्परेचर बढ़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, सीनिक ब्यूटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर जब आपने डिफॉरेस्टेशन कर दी तो रूट्स ऑफ द सॉइल तो अवेलेबल नहीं है, रूट्स ऑफ द ट्रीज तो अवेलेबल नहीं है जो सॉइल को पकड़ के रखें। तो अब सॉइल भी आपका इरोड होना शुरू हो जाएगा, तो सॉइल इरोजन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एनिमल्स विल लूज देयर हैबिटेट। ठीक है जी, एनिमल्स जो है वो अपना हैबिटेट लूज कर जाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम जो है वो नजर आता है। तो क्योंकि जाहिर है आपने डिफॉरेस्टेशन कर दी, एनिमल्स रहते ही फॉरेस्ट में थे, डिफॉरेस्टेशन हो गई तो एनिमल्स अवेलेबल नहीं है, तो इससे प्रॉब्लम हो जाती है। अब बात ये आती है कि भाई फिर डिफॉरेस्टेशन अगर हो रही है तो व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन को कम कैसे करें। बट डिफॉरेस्टेशन को कम करने का आसान तरीका तो ये कि आप शुरू करें रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन का मतलब है कि दरख्त काटें दोबारा लगाएं, दरख्त काटें दोबारा लगाएं, दैट इज रीफॉरेस्टेशन। या एक और तरीका है जिसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं। एफॉरेस्टेशन का मतलब है कि एक ओपन एरिया ऑफ लैंड है जहाँ कोई ट्रीज अवेलेबल नहीं है, आपने वहां दरख्त लगाने शुरू कर दिए, दैट इज एफॉरेस्टेशन। अच्छा, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि रीफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन एक ही बात है। तो भाई ये एक ही बात नहीं है, इसमें डिफरेंस है। रीफॉरेस्टेशन अलग चीज है, एफॉरेस्टेशन अलग चीज है। रीफॉरेस्टेशन दरख्त काट कर लगाना है, एफॉरेस्टेशन अगर कहीं कोई ट्रीज नहीं थे और एक्शन जो है वो क्लासिफाई होती है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि गवर्नमेंट लॉ बना सकती है डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ, कि गवर्नमेंट लोगों को कहे कि भाई डिफॉरेस्टेशन नहीं होगी, लॉ बना दे, बैन कर दे, फाइन लगा दे, पीनलाइज करे लोगों को जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अ मेथड दैट डिफॉरेस्टेशन कैन बी कंट्रोल्ड। या फिर ये है कि ऑल्टरनेटिव्स टू वुड शुड बी फाउंड इन एन एरिया।
फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल वुड का कॉन्सेप्ट आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, ऑल्टरनेटिव टू वुड है, और उसको जो है वो यूज किया जा रहा है, बहुत कॉमन एक तरीके कार है, उसको देखा जा सकता है। या फिर ये कि अवेयरनेस शुड बी स्प्रेड अमंग्स द पीपल नॉट टू कट डाउन ट्रीज, लोगों के दरमियान जो है वो अवेयरनेस फैलाई जाए कि भाई ट्रीज जो हैं वो कट डाउन नहीं करने हैं। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है जिसको ऑप्ट किया जा सकता है। वैसे अवेयरनेस से आजकल पाकिस्तान में ज़्यादा फायदा तो होता नहीं, लेकिन ये है कि पेपर में लिखने के लिए तो हम लिख सकते हैं कि भाई अवेयरनेस कैन बी स्प्रेड अमंग्स द पीपल नॉट टू कट डाउन ट्रीज, वो लिखा जा सकता है। या फिर ये है कि भाई सेलेक्टिव कटिंग कैन बी यूज्ड। सेलेक्टिव कटिंग एक टेक्निक है जो खास तौर पर डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट फॉलो की जाती है। सेलेक्टिव कटिंग में होता क्या है कि फॉरेस्ट का सर्वे किया जाता है, फॉरेस्ट का सर्वे करने के बाद वो तमाम ट्रीज जो बूढ़े हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं, उनको कट डाउन कर दिया जाता है। ठीक है, वो तमाम ट्रीज जो ओल्ड नहीं है, ठीक है, उनको कट डाउन नहीं किया जाता, उनको जो है वो रिटेन किया जाता है। और उनको कोशिश की जाती है कि भाई आगे भी जो है वो रिटेन ही रखा जाए। तो इस तरीके से क्योंकि कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं कि जिनको रीग्रो होने में बड़ा टाइम लगता है। मिसाल है, कोकोनट ट्री को 25 ईयर्स लगते हैं ग्रो होने में, लेकिन आपका जो नीम ट्री है वो 1 साल में ग्रो हो जाता है। तो बेहतर ये है कि भाई आप नीम ट्री को कट डाउन करें। ऐसे दरख्त जो 20-20 25-25 साल लग जाते हैं जिनको रीग्रो होने में, उसको कट डाउन ना करें। तो ये जो है वो सिलेक्टिव कटिंग का सर्वे है। ये सर्वे करके और सारी चीजों को चेक करके उसके बाद इसका जो है वो फैसला किया जाता है कि भाई व्हाट इज द थिंग दैट इज गोइंग टू बी डन। अच्छा, इसके अलावा आपके इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने का। सॉइल इरोजन क्या होती है? सॉइल इरोजन का मतलब है कि किसी भी जगह अगर फर्टाइल सॉइल अवेलेबल था और वो पानी के साथ या हवा के साथ उड़ गया है, बह गया है, ड्यू टू वट एवर रीजन, तो वो सॉइल इरोजन कहलाता है। अब सॉइल इरोजन को रोकने का तरीकेकार क्या है उसकी बात की जा रही है। तो सॉइल इरोजन को रोकने का तरीकेकार जो है वो सबसे पहले तो एफॉरेस्टेशन है, कि अगर कहीं ओपन एरिया ऑफ लैंड अवेलेबल है तो वहां आप दरख्त लगाएं, उसकी रूट्स जो है वो सॉइल को होल्ड कर लेंगी। सॉइल को होल्ड करने से जो है वो डिफॉरेस्टेशन नहीं होगी, सबसे पहला तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि टेरेसिंग करें। टेरेसिंग क्या होती है? टेरेसिंग ये होती है कि मिसाल है, ये आपके पास आपका पहाड़ है, इस पहाड़ को आपने डिवाइड कर दिया स्लोप्स के अंदर, टेरेसेस के अंदर, इस तरह कट डाउन करके पहाड़ को टेरेसेस में डिवाइड किया। इन टेरेसेस पे अब आप फार्मिंग करें। इससे ये होगा कि फर्टाइल सॉइल वॉश अवे नहीं होगा, हवा के साथ नहीं उड़ेगा, और वो होल्ड टुगेदर भी रहेगा, फार्मिंग भी हो जाएगी। तो टेरेसिंग ऑन द स्लोप्स कैन बी डन। या कॉन्टोर प्लांटिंग करें। कॉन्टोर प्लांटिंग क्या है कि भाई मिसाल है आपकी जमीन ऐसे है, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता जमीन ऐसे, आप उस ऐसी जमीन पे अलोंग द लैंड जैसा भी स्लोप है फार्मिंग या ट्रीज ग्रो कर दें ताकि सॉइल इरोजन ना हो। तो कॉन्टोर प्लांटिंग दैट इज ग्रोइंग प्लांटेशंस ऑन अ स्लोपी एरिया पैरेलल टू द स्लोप। पैरेलल टू द स्लोप का मतलब है कि स्लोप जैसा भी है फर्क ही नहीं पड़ता, आप उस पर ट्रीज ग्रो करें। ये है बात। अच्छा, फिर एक और चीज, ओल्ड वेजिटेशन शुड नॉट बी कट डाउन अंटिल न्यू वन इज प्लांटेड। आपके पास ट्रीज लगे हुए थे या प्लांट्स लगे हुए थे, तो इनको आपने उस वक्त तक कट डाउन नहीं करना जब तक आप नया प्लांट इनकी जगह पे ना लगाएं। यानी इनको कट डाउन करें तो उसी वक्त नया प्लांट लगाएं, ताकि सॉइल इरोजन बिल्कुल भी ना हो। ये सवाल बन सकता है एग्जाम में, हाउ टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का कॉन्सेप्ट जरूर समझ लीजिएगा कि है क्या सॉइल इरोजन, ताकि आप लोगों को क्लियर हो। किसी को अभी भी समझ ना आ रही हो तो पूछ लें कि सॉइल इरोजन क्या है, क्योंकि ये आपकी किताब में भी उसने बगैर हेडिंग के लिखा हुआ है। सॉइल इरोजन की जो चीज़ है ना, उसने बगैर हेडिंग के उसको मेंशन कर दिया है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर कि भाई ये क्या पूछ रहा है। तो ये वाली चीज़ है।
एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन का यहाँ मैंने डिफरेंस भी लिखा हुआ है बाकायदा तौर पर, क्योंकि बच्चे इसके अंदर भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई एफॉरेस्टेशन क्या है, रिफॉरेस्टेशन क्या है। वैसे तो मैंने बता भी दिया है, लेकिन ये देख भी लें कि बाकायदा मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि ग्रोइंग ट्रीज ऑन एन ओपन एरिया ऑफ लैंड इज एफॉरेस्टेशन, और ग्रोइंग ट्रीज आफ्टर दे हैव बीन कट डाउन इज रिफॉरेस्टेशन। ठीक है ना, ट्रीज कट डाउन हो गए, फिर आप उनको ग्रो कर रहे हैं तो वो रिफॉरेस्टेशन है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री का। सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री का मतलब है कि भाई ट्रीज शुड बी अवेलेबल इन द फ्यूचर। ठीक है ना, ट्रीज को इस तरह मेंटेन किया जाए कि दे शुड बी अवेलेबल इन द फ्यूचर इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री। और मैंने आपको बताया था कि ये सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है, ये आपके एग्जामिनर का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। ट्रीज शुड बी मेंटेन्ड in a manner that the forest should be available for the future generations। ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट। अब सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री के लिए किया क्या जा सकता है, तो एक तो वही बात है कि अवॉइड करें डिफॉरेस्टेशन, प्रिवेंट करें सॉइल इरोजन। ठीक है, इसके अलावा एफॉरेस्टेशन या सेलेक्टिव कटिंग की जो टेक्निक है, इनमें से अगर किसी को भी फॉलो किया जाए तो ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री की बात होती है यहाँ पर। ठीक है ना, ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है और इसकी स्ट्रेटजीज है। ये जरा सा टेक्निकल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। अगर वो एग्जाम में पूछ लेता है कि जी सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री क्या है, या इस तरह का कोई भी सवाल आ जाता है, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये पता नहीं क्या पूछ लिया इसने। तो भाई इसमें घबराने की या परेशान होने की कोई बात नहीं है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही यही है कि कोई भी चीज उसको इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि वो फ्यूचर में अवेलेबल रहे। ठीक है ना, तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है आपके पास बस। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बता दूं जरा, और उसमें ये भी बता दूं कि याद क्या क्या करना है, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर चीजें बहुत सारी हैं और वो सारी याद करनी नहीं है। एक तो मैंने जो ये कॉन्सेप्ट अब तक बताए ये सारे याद करने के, ठीक है, और इनको इसी तरह कर लीजिएगा कि कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, सॉल्यूशंस टू डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन के अलावा प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री, और हमने बात की उसकी के बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। एक और चीज एग्जाम में फॉरेस्ट लोकेट करना आपको आना चाहिए। नॉर्थ में आपके पास जो फॉरेस्ट है उसको एल्पाइन फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में जो फॉरेस्ट है उसको कॉनिफेरस कहते हैं, और ये वेस्ट में भी होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास पंजाब की तरफ आता है रिवराइन फॉरेस्ट के नाम से। कोस्टल एरियाज में आता है मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से। डेजर्ट एरिया में आता है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के नाम से, यानी थर डेजर्ट और खारान डेजर्ट में। ठीक है, और एक और फॉरेस्ट है सब ट्रॉपिकल स्क्रब के नाम से, जो लोअर बलूचिस्तान और अपर पंजाब दो एरियाज में। इसके अलावा पंजाब में एक और चीज है इरिगेटेड प्लांटेशंस के नाम से। इरिगेटेड प्लांटेशंस दरअसल वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट हैं जो प्रोडक्टिव फॉरेस्ट जिनको मैं कह रहा था, ये वो हैं। तो ये मैंने मैप पर लोकेट इनको इसलिए कर दिया है कि ये आप लोग जरा गौर से इनको देख लें कि अगर एग्जाम में वो मैप दे और लोकेट करने को कहे तो ये लोकेशन इस तरीके से, ये क्लियर होनी चाहिए आप लोगों के पास। इसमें किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो बिला झिझक मुझसे पूछ लें कि भाई ये इस तरह है।
सर, अच्छा, जी बोलें। अगर लोकेशन डिस्क्राइब करना पड़ी, लोकेशन वगैरह डिस्क्राइब करना पड़ जाए, मैप पे नहीं, वैसे अगर कोई क्वेश्चन और उसका आंसर करना पड़े, तो उसमें हम लोग यही डायरेक्शंस लिखें या इसके साथ साथ कोई सिटीज या एरियाज के नाम लिखें? एरियाज के नाम लिखने पड़ेंगे, वो बता देता हूँ किस तरह है। आपको हर फॉरेस्ट की तीन बातें याद करनी है। पहला, उसकी दो लोकेशंस याद कर ले, ठीक है। दूसरा, उसकी वुड क्वालिटी कैसी है, ये याद करना पड़ेगा। तीसरा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये याद करना पड़ेगा। तो ये आपके पास जो है LCW, लोकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, वुड क्वालिटी, तीन बातें याद करनी है इसके अंदर आपने बाय डिफॉल्ट। सबसे पहला फॉरेस्ट आपके पास एल्पाइन फॉरेस्ट है, जो नॉर्दर्न एरियाज में होता है। एरियाज कौन से है भाई? चित्राल है, गिलगित है, दीर है, सवात है। कोई दो एरियाज याद कर लो। नॉर्दर्न एरियाज में क्लाइमेट बहुत एक्सट्रीम होता है, शदीद सर्दी होती है, पानी फ्रोजन फॉर्म में होता है। तो इस वजह से इधर इनकी वुड क्वालिटी अच्छी नहीं, कैन बी यूज फॉर बर्निंग पर्पज ओनली, और कोई काम आप नहीं कर सकते इससे। बात कर लूं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो यहाँ ये डॉफ ट्रीज होते हैं। डॉफ का मतलब है शॉर्ट हाइटेड होते हैं, ठीक है जी। ये डॉफ ट्रीज होते हैं, और इनकी ब्रांचेस अपवर्ड ब्रांचेस होती हैं, जो सनलाइट गेन करने की कोशिश करती है, ठीक है जी। एल्पाइन फॉरेस्ट की एक वर्ड की बात खत्म, एल्पाइन फॉरेस्ट मुकम्मल। एल्पाइन फॉरेस्ट जो हैं वो ये वाले होते हैं, ये एल्पाइन ट्रीज हैं। ये नॉर्दर्न एरियाज अगर आप विजिट करें तो वहां आपको ये नजर आएंगे। दूसरा जो फॉरेस्ट है हमारे पास, वो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, और ये है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जो पिक्चर में आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है जी। इसको अगर आप देखें तो इसकी ब्रांचेस थॉर्नी ब्रांचेस हैं, कांटेदार हैं, और ये डेंस फॉरेस्ट नहीं है, फैला हुआ फॉरेस्ट है, बहुत कम कम ट्रीज है यहाँ पर, ठीक है जी। ये कहाँ मिलते हैं? सबसे पहले तो लोकेशन की बात करूं तो ये मिलते हैं भाई आपको थर डेजर्ट और खारान डेजर्ट में, लोकेशन हो गई। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये है कि हाइट है 6 to 9 मीटर्स, ठीक है। ये यूज किए जाते हैं ग्रेजिंग पर्पस के लिए, और इनकी जो मैंने कहा कि ब्रांचेस हैं वो थॉर्नी ब्रांचेस होती हैं, और वो थॉर्नी इसलिए होती हैं कि वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, ये इस वजह से इनकी रूट्स काफी डीप होती हैं, जो जमीन के अंदर डीप जाती हैं पानी ढूंढने के लिए, ये भी इनका कैरेक्टरिस्टिक है। ये लिखा हुआ है दे हैव डीप रूट्स टू सर्च फॉर वाटर, ठीक हो गया। लेकिन अगर बात करें वुड क्वालिटी की, तो भाई सिर्फ फ्यूल वुड, फायर वुड के लिए यूज कर सकते हैं, फर्नीचर वर्नीचर बनाने में इनका काम नहीं। लोकेशन बता दी, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, और ये बता दिया कि भाई इसका जो है वो लोकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और वुड क्वालिटी कैसी है, तीन बातें हो गई। हर फॉरेस्ट की तीन बातें याद करनी, LCW याद रखिएगा, लोकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, वुड क्वालिटी। ये जहन में होगा तो इंशाल्लाह कोई भी फॉरेस्ट जहन से नहीं निकलेगा, और इससे बाहर सवाल बनता नहीं है, ना आया है, ना आएगा, ना परेशानी की, ना टेंशन की कोई बात है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के बाद अगर बात कर लें जनाबे वाला, तो हमारे पास कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट की सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं, चित्राल, सवात, यानी ये नॉर्थ वेस्ट KPK के इलाके आ रहे हैं, मानसेरा, एबटाबाद, दो याद कर लो कोई भी, लोकेशन हो गई। फिर बात कर लो वुड क्वालिटी की, तो वुड क्वालिटी यहाँ पर है बहुत बेहतरीन, टिम्बर, फर्नीचर, बॉक्सेस सब बनेगा भाई, बेहतरीन वुड क्वालिटी है कॉनिफेरस फॉरेस्ट की, जहन में रखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाओ, कॉनिकल इन शेप हैं, स्लोपिंग ब्रांचेस हैं, ठीक है, और हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ है, सीनिक ब्यूटी है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। क्रिसमस ट्री इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल है। इसके अलावा ये दरख्त जो आपकी बुक में बना हुआ है, जिसमें आप देखें तो ऊपर टॉप पर कैनोपी है, स्लोपिंग ब्रांचेस हैं, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहलाते हैं। ये कौन शेप्ड होते हैं ज्यादातर, इसलिए इनको जो है वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्लासिफाई किया जा रहा होता है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट से अगर आगे बढ़ूं तो सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट है, जो कि ये वाले हैं जिनको बुशेस टाइप कहा जाता है। ये ज्यादा लंबे नहीं होते, और ये
बुशेस होती हैं जो कि ग्रेजिंग पर्पस के लिए आमतौर पर यूज होती हैं। दो एरियाज में कॉमन है, एक तो मैंने लोअर बलूचिस्तान का इलाका आप लोगों को मार्क करवाया मैप पर, और दूसरा इलाका जो मैंने मार्क करवाया वो मैंने अपर, जो आपका पंजाब है, अटक का एरिया जो है वो मैंने आप लोगों को मार्क करवाया। इनकी अगर बात करूं तो एरियाज मैंने बता दिए, गुजरात मरगला हिल्स, अटक मालाकंड वगैरह। दो कोई एरियाज याद कर लें। वुड क्वालिटी अच्छी नहीं है, फायर वुड के लिए यूज होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, इनके शॉर्ट हाइटेड है, ठीक है, थॉर्नी है, श्रब्स हैं, शॉर्ट हाइटेड है, ऑलिव और पोमोग्रेनेट्स यहाँ मिलते हैं, ठीक है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। ग्रेविंग पर्पस के लिए यूज होते हैं, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है इनका, ठीक हो गया। ये है सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट। तो लोकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, वुड क्वालिटी, इस तरह करके याद करेंगे, फॉरेस्ट याद करना बहुत आसान रहेगा इंशाल्लाह। फिर है हमारे पास मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये है जनाब मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है ये मशहूर है समंदर में सरवाइव करने के लिए, क्योंकि समंदर का पानी सॉल्टी होता है, तो आप लोग जानते हैं। सॉल्ट वाटर में ये सरवाइव कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी रूट्स में स्पेशल टिश्यूज होते हैं जो सॉल्ट को फिल्टर कर देते हैं, तो पानी ये अवेलेबल हो जाता है इनके यूज के लिए। ये मैनग्रोव फॉरेस्ट कहलाते हैं। इनकी रूट्स समंदर के अंदर होती हैं, इनकी रूट्स में छुप कर मछलियां अंडे देती हैं, इसलिए इनको ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर फिश भी कहा जाता है। वुड क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, इसलिए इनकी डिफॉरेस्टेशन भी चल रही है। और ये फ्लड बैरियर्स भी हैं, क्योंकि समंदर किनारे हैं, तो अगर फ्लड आता है तो फ्लड को रोकने के लिए भी बेहतरीन है। ये भी इनका करेक्टरिस्टिक है। तो वुड क्वालिटी मैंने आप लोगों को बता दी। लोकेशन मैंने कहा कि ये आपको कोस्टल एरियाज यानी मकरान कोस्ट और सिंध कोस्ट पे मिलेंगे। और यहाँ पर आपको जो है, अगर मैनग्रोव्स की बात की जाए तो हाइट 6 to 8 मीटर्स, लेदरी टेक्सचर के लीव्स हैं, और इनकी रूट्स में स्पेशल टिश्यूज हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि जो सॉल्ट को फिल्टर करते हैं। ये भी इनका वो आ गया, करेक्टरिस्टिक आ गया। सवाल इसके ऊपर ये भी बनता है, वाई डू मैनग्रोव फॉरेस्ट सर्वाइव इन सॉल्ट वाटर? ठीक है, सवाल 2 मार्क्स का बन जाएगा। तो उसके अंदर वही है कि आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट का रीजन देना है कि भैया सॉल्ट वाटर में सर्वाइव क्यों कर रहा है, या कैसे सर्वाइव कर रहा है। तो वो रीजन आपने एक्सप्लेन किया तो वो मुकम्मल हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो है रिवराइन फॉरेस्ट। रिवराइन फॉरेस्ट की अगर बात करूं तो रिवराइन फॉरेस्ट, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अच्छा, इसको बेला फॉरेस्ट भी कहते हैं। कुछ किताबों में बेला के नाम से लिखा हुआ है, कुछ किताबों में रिवराइन लिखा हुआ है, वो एक ही बात है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है उसके अंदर। रिवराइन फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये है अलोंग द बैंक ऑफ रिवर इंडस, यानी पंजाब और सिंध में बिल्कुल रिवर इंडस के पास अगर कोई फॉरेस्ट अवेलेबल है तो वो ये रिवराइन फॉरेस्ट होते हैं। रिवराइन फॉरेस्ट की वुड क्वालिटी सबसे ज्यादा बेहतरीन है। दो खास किस्म की वुड स्पीशीज हैं, शीशम और बाबुल के नाम से, जो यहाँ अवेलेबल होती हैं, जो कि फर्नीचर मेकिंग के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर बेसिकली रिवराइन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो लोकेशन मैंने आपको बता दी, अलोंग द बैंक ऑफ रिवर इंडस। वुड क्वालिटी आप लोगों को बता दी। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो डेंस ट्रीज हैं, और ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं फॉर बर्ड्स एंड फिश, ठीक है, क्योंकि अक्सर दरिया के अंदर इनकी रूट्स होती हैं, तो फिशेस भी एग्स ले कर रही हैं, या बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, हैबिटेट फॉर एनिमल्स हैं। ब्रॉड लीव्स होते हैं इनके, एवरग्रीन होते हैं ये, क्योंकि पानी अवेलेबल होता है, तो ये आपको कभी भी ड्राई होते हुए नजर नहीं आते। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है जी। तो ये तरीकेकार है फॉरेस्ट की टाइप्स को प्रिपेयर करने का, यानी अगर आप टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं उसको इस तरह करेंगे। इसके अलावा इरिगेटेड प्लांटेशंस जो मैंने पंजाब में आप लोगों को मैप में मार्क करवाया, वो दरअसल वही एफॉरेस्टेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छांगा मांगा नाम का प्रोजेक्ट है लाहौर के अंदर, उसको मेंशन कर सकते हैं कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इरिगेटेड प्लांटेशंस के हैं या उनके नाम हैं जिसको लिखा जा सकता है।
अच्छा, डिफॉरेस्टेशन के अंदर एक रीजन जो है वो बेसिकली नॉर्दर्न एरियाज में रोड्स बनाने का भी है, कि नॉर्दर्न एरियाज में पाकिस्तान के रोड्स बनाई जा रही हैं, तो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में रोड्स बनाने की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो रही है। ये टेरेसिंग है। टेरेसिंग की पिक्चर अगर आप लोगों ने देखना चाह रहे हैं तो ये देख लीजिएगा। जो टेरेसिंग मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया था सॉइल इरोजन का, कि भाई सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के तरीके में हमने कहा था टेरेसिंग। तो ये देख लें, ये स्लोप के एरिया को टेरेसेस में काटा गया है। दिस इज टेरेसिंग, हाउ इट इज डन। ये कॉन्टोर प्लोइंग है। कॉन्टोर प्लोइंग में अगर आप देखें तो ये जमीन यहाँ से ऊंची है, यहाँ फ्लैट है, ठीक है, और फिर ये मुड़ रही है। तो जिस तरह से जिस शेप में ये जमीन है, उसी शेप के मुताबिक जमीन के साथ साथ आपने प्लांट्स को ग्रो कर दिया है, ताकि सॉइल इरोजन ना हो। ये कॉन्टोर फ्लोइंग की तस्वीर है। ये देखें, ये ऊंचाई है, ये फिर फ्लैट है, इस तरह ये भी कॉन्टोर फ्लोइंग है। ये इसके कुछ सवालात हैं, इनको चाहें तो नोट कर लें। फॉरेस्ट से रिलेटेड आते हैं, इसके अलावा क्वेश्चंस में वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज पूछता है, यानी कि एक तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं फॉरेस्ट के चैप्टर के, डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज, उसके सॉल्यूशंस, उसके इम्पैक्ट्स, व्हाई डू मैनग्रोव फॉरेस्ट सर्वाइव इन सॉल्ट वाटर, मैनग्रोव फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स सब पूछ लेगा, ठीक है। या वो क्वेश्चन देता है 6 मार्क्स का। 6 मार्क के क्वेश्चन के अंदर वो आपसे कहेगा कि भाई पाकिस्तान में ए फॉरेस्टेशन के प्रोजेक्ट्स को किस तरह प्रमोट किया जाए, ठीक है ना। तो उसके अंदर गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज आ जाएंगी कि डिफॉरेस्टेशन को कैसे रोका जाए और एफॉरेस्टेशन को कैसे प्रमोट किया जाए। और उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। प्रॉब्लम्स में हम वो चैलेंजेस मेंशन करते हैं कि जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल, रोड बनाना है तो डिफॉरेस्टेशन करनी है भाई, फार्मिंग करनी है, लैंड को क्लियर करना है तो डिफॉरेस्टेशन करनी है भाई, मजबूरी है, क्या करें। घर बनाने हैं तो भाई डिफॉरेस्टेशन करनी है, मजबूरी है, मना नहीं कर सकते लोगों को। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 6 मार्क का सवाल फॉरेस्ट पे बनता है, या क्यू बॉक्स क्वेश्चन बन जाता है। क्यू बॉक्स क्वेश्चन में वो आपसे कहेगा एक स्टेटमेंट में कि इट इज बेटर टू ग्रो ट्रीज ऑन द इंडस प्लेन, दूसरी स्टेटमेंट में कहेगा कि इट इज बेटर टू डू फिश फार्मिंग ऑन द इंडस प्लेन, या बोलेगा इट इज बेटर टू ग्रो क्रॉप्स ऑन द इंडस प्लेन। तो फिर आपको अगेन एक स्टेटमेंट को सपोर्ट करना होता है कि भाई फॉर इट इज बेटर टू ग्रो ट्रीज, क्योंकि ट्रीज तो भाई इंडस प्लेन पे ग्रो होंगे, फिश फार्मिंग तो बलूचिस्तान में भी हो जाएगी, केपीके में भी हो जाएगी, लेकिन ट्रीज इंडस प्लेन में ही ग्रो होते हैं, उनके खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उनको वहीं ग्रो किया जाए। इस तरह करके अग्री डिसएग्री आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अग्री डिसएग्री वाला सवाल जो है वो 6 मार्क वाला, ये इसका बन सकता है। ये लाजमी तौर पर जहन में रखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है हमारे पास। तो ये बेसिकली जो है वो फॉरेस्ट का चैप्टर है, और इसके अंदर जो इसकी मेन बातें हैं वो हमने सारी डिस्कस की हैं। बेनिफिट्स वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक्स, सारी चीज़ें इसमें हमने कवर की हैं। मैप पर भी बात कर ली है कि मैप अगर वो पूछे तो लोकेशन वगैरह सारी चीज़ों को हम देख चुके हैं इसके अंदर। इसके अलावा फॉरेस्ट के चैप्टर में कोई अलग नया सवाल आज तक आया नहीं है कि भाई उसने कोई इसके अलावा हटके कोई बात पूछ ली हो, वो इस तरह का कभी हुआ नहीं है। कॉमन सवाल आते हैं और आसानी से आंसर हो जाते हैं। वो एक अलग कहानी है कि 4 मार्क वाला सवाल अगर आ जाए तो डिफॉरेस्टेशन किस तरह होती है या डिफॉरेस्टेशन के क्या इम्पैक्ट्स हैं, वो आप लोगों को जहन में होने चाहिए कि भाई उसको जो है वो किस तरह से आपने डेवलप करना है। कि भाई डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन द रूट्स ऑफ द सॉइल विल नॉट बी अवेलेबल to hold the soil together, which is going to result in soil erosion and the land will turn barren and no crops will grow on it anymore. ये डेवलप्ड स्टेटमेंट हो गई। या आपने कहा कि ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन and more carbon dioxide will be available in the environment which will damage the ozone layer resulting in global warming, melting of glaciers, floods and other natural hazards can occur in the area which will cause loss of lives etc. सिंपल। तो डेवलप्ड स्टेटमेंट जो है वो देंगे, तो डेवलप्ड स्टेटमेंट की जो है वो ज्यादा वैल्यू है, और कोशिश करें कि डेवलप्ड स्टेटमेंट ही लिखें जब आप उसकी बात कर रहे हो तो।